केरला का एक बेहद शांत शहर जहां क्राइम रेट ना के बराबर है। वहीं पर हाल ही में पुलिस की नौकरी पाने वाले सब इंस्पेक्टर विजय की पहली पोस्टिंग होती है, लेकिन उसके आते ही शहर में एक के बाद एक खौफनाक घटनाएं होने लगती हैं। एक तरफ शहर के अलग अलग कोनों से इंसानों की सड़ी गली लाशें मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ शहर की एक बड़ी फाइनेंस कंपनी में डकैती हो जाती है। जब विजय इन सब केसेस की गुत्थी सुलझाना शुरू करता है तो कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो आपका होश उड़ा देगा। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें विजय को दिखाया जाता है जो अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सब इंस्पेक्टर के तौर पर अपने पहले पुलिस स्टेशन जा रहा था, जो शहर से काफी दूर एक इलाका है। रास्ते में विजय अपने चाचा से फोन पर बात करता है जो एक रिटायर्ड डीवाईएसपी हैं। चाचा उसे बताते हैं कि जिस थाने में वो जा रहा है वहाँ उनके जानने वाले एक एएसआई हैं जिनका नाम कृष्णन है। वो काफी अनुभवी हैं, इसलिए उनके साथ मिलकर अच्छे से काम करना। थाने पहुंचते ही कृष्णन सभी से विजय का परिचय करवाता है। वहाँ हेड कांस्टेबल बालन, सत्यन, बीबेश, लेडी कांस्टेबल रीमा और विद्या काम करते हैं। एक और कांस्टेबल आनंद उस दिन छुट्टी पर था। कृष्णन बताता है कि उसकी नौकरी के सिर्फ 4 साल बचे हैं और वो यहीं का रहने वाला है। विजय के आने से 7 महीने पहले तक यहाँ इंस्पेक्टर और एसआई दोनों थे, लेकिन क्राइम कम होने की वजह से पिछले 7 महीने से यहाँ किसी की पोस्टिंग नहीं हुई थी। बातों बातों में विजय बताता है कि उसके घर में सिर्फ मम्मी पापा हैं और वो कुंवारा है, जिसे सुनकर विद्या उसे काफी पसंद करने लगती है। थाने से थोड़ी दूर पर पुलिस क्वार्टर है जहाँ बाकी स्टाफ रहता है। वो विजय को उसका कमरा दिखाने ले जाते हैं। वहाँ रहने और खाना बनाने का इंतजाम तो है, लेकिन सुविधाएं बहुत कम है। खैर, फ्रेश होकर विजय पहले थाने जाता है और फिर डीवाईएसपी से मिलकर ड्यूटी ज्वाइन करता है। डीवाईएसपी उसे बताते हैं कि जबकि वहाँ कोई इंस्पेक्टर नहीं है, इसलिए विजय को ही उस थाने का इंचार्ज बनकर जिम्मेदारी संभालनी है। वहाँ से लौटते वक्त कृष्णन उसे एक ढाबे पर दोपहर का खाना खिलाता है। रास्ते में कांस्टेबल आनंद का घर पड़ता है तो वो उसकी बीमार माँ को देखने जाते हैं। आनंद बताता है कि उसकी माँ को स्ट्रोक आया था, जिससे उनका आधा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका है। विजय अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो आनंद को संभालता है और फिर वो थाने लौट आते हैं। रात को जब विद्या अपने क्वार्टर में होती है तो रीमा और विद्या उसके लिए खाना लेकर आती हैं। अगली सुबह विजय देखता है कि विद्या मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही है। थाने में पूछने पर विद्या बताती है कि वो मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट है, जिसके लिए विजय उसकी तारीफ करता है। उसी रात कृष्णन और बाकी स्टाफ क्वार्टर में एक ड्रिंक पार्टी रखते हैं और विजय को बुलाते हैं, लेकिन विजय शराब नहीं पीता, इसलिए वो उन्हें एंजॉय करने के लिए बोलकर चला जाता है। अगले दिन थाने में बाबू नाम का एक लोकल बार मालिक विजय से मिलने आता है और उसे रुपयों से भरा एक लिफाफा देता है जो वो हर महीने पुलिस को रिश्वत के तौर पर देता आ रहा था, लेकिन विजय साफ मना कर देता है कि वो ये पैसे नहीं लेगा। वो कृष्णन को भी बुलाकर टोकता है कि अब से ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि रिश्वत लेने पर अपराधियों का साथ देना पड़ता है। इस पर कृष्णन उसे समझाता है कि ये इलाका शहर से बहुत दूर है, इसलिए सरकार से जरूरी चीजों के लिए फंड नहीं मिलती। थाने की अलमारी, टॉयलेट और बाकी काम इसी पैसे से करवाए जाते हैं। विजय बात को समझता है और कहता है, आपको जो ठीक लगे करिए। तभी खबर आती है कि शहर में कहीं लड़ाई हुई है। विजय वहां पहुंचता है और हाथापाई कर रहे 2 लड़कों को थाने ले आता है। एक लड़का शिकायत करता है कि दूसरा लड़का अपने 2 दोस्तों के साथ उसके घर के सामने गांजा पी रहा था। तलाशी लेने पर उस लड़के की जेब से गांजे का पैकेट मिलता है। तभी शहर का एक रसूखदार आदमी साबू थाने पहुंचता है। वो उस लड़के का चाचा है और साथ में लड़के का बाप भी आया था। वो विजय से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगले हफ्ते ही लड़के की दुबई की फ्लाइट है, अगर केस दर्ज हुआ तो वो नहीं जा पाएगा। इसके बदले वो विजय को मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो जाते हैं। ये सुनकर विजय गुस्से में सबू पर चिल्ला पड़ता है। कृष्णन मामला संभालते हुए सबू को बाहर भेजता है और विजय को समझाता है कि सबू बहुत पावरफुल आदमी है, उसके खिलाफ जाना ठीक नहीं। वैसे भी वो लड़का अगले हफ्ते दुबई चला जाएगा तो दोबारा यहाँ परेशानी नहीं करेगा। कृष्णन के कहने पर विजय लड़के को छोड़ देता है, लेकिन ये पता लगाने को बोलता है कि वो ड्रग्स किससे खरीदता था। लड़का तो छूट जाता है, लेकिन अपमान की वजह से सबू को विजय पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे देख लेने की धमकी देता है। अगले सीन में एक मजदूर घास काटने की मशीन से एक बगीचे की सफाई कर रहा था। तभी उसे कुछ अजीब दिखता है और वो तुरंत पुलिस को फोन करता है। विजय और उसकी टीम मौके पर पहुंचती है, जहां उन्हें इंसान के हाथ का एक हिस्सा मिलता है। तुरंत फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है। कुत्ता सूंघते हुए थोड़ी दूर एक रबर के बागान में जाता है, जहां जमीन में दबी हुई एक सड़ी गली लाश मिलती है। पिछली रात भारी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से मिट्टी हट गई थी और शायद जंगली जानवरों या कुत्तों ने लाश को नोच लिया था। फॉरेंसिक टीम बताती है कि बारिश के कारण वहां से कोई पक्का सबूत नहीं मिल पाया, लेकिन लाश करीब 4 से 5 दिन पुरानी है। विजय लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और टीम को शहर के लापता लोगों की लिस्ट चेक करने का हुक्म देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विजय डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर बताते हैं कि लाश किसी 30 से 35 साल के आदमी
आदमी की है और मौत लगभग एक हफ्ता पहले हुई थी। उसके सिर के पिछले हिस्से पर किसी भारी चीज से वार किया गया था जिससे कि उसकी मौत हो गई। लाश के शरीर पर कई चोटों के निशान भी थे जिससे लगता है कि मरने से पहले उसने अपनी जान बचाने के लिए काफी स्ट्रगल किया था। थाने लौटने पर कृष्णन बताता है कि उनके इलाके से किसी के लापता होने की कोई शिकायत नहीं है। विजय आसपास के थानों में पता लगाने को बोलता है। डीवाईएसपी भी केस जल्दी सुलझाने का दबाव बना रहे हैं। विजय नया है इसीलिए वो काफी स्ट्रेस में है। अगले दिन वो टीम के साथ घटनास्थल के पास तलाशी लेता है पर कोई सुराग नहीं मिलता। वो जमीन के मालिक रेजी के घर जाते हैं। रेजी बताता है कि जमीन सालों से खाली है, कल ही सफाई के लिए मजदूर भेजा था। उसने ये भी बताया कि उसका परिवार पिछले हफ्ते ही एक शादी में त्रिवेंद्रम गया था। विजय उसकी बातों की सच्चाई खासकर उसके बेटे के बारे में जांच करने का हुक्म देता है। इसके बाद कांस्टेबल बालन एक दिन की छुट्टी लेकर अपने ससुराल चला जाता है। विजय ध्यान देता है कि उसके आने के बाद से स्टाफ में किसी ने रिश्वत नहीं ली है। अगली सुबह शहर के एक फाइनेंस ऑफिस में डकैती हो जाती है। विजय वहां पहुंचता है और देखता है कि दूसरी मंजिल की खिड़की टूटी हुई है और लॉकर रूम से एक तिजोरी गायब है। मैनेजर के मुताबिक तिजोरी में 1 किलो सोना और 50 लाख कैश था। मैनेजर ने सुबह ऑफिस खोलते समय शटर का ताला टूटा हुआ पाया था। सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि रात को स्मोक करते समय कुछ नकाबपोशों ने उसे बेहोश कर दिया था। सीसीटीवी में 3 लोग दिख रहे हैं जिन्होंने अंदर घुसते ही कैमरे पर स्प्रे कर दिया और आसपास कोई दूसरा कैमरा ही नहीं था। विजय अंदाजा लगाता है कि तिजोरी छोटी थी इसलिए चोरों ने उसे गैस कटर से काट कर खिड़की से निकाला होगा। हालांकि मैनेजर के अनुसार उसे उठाने में 3 से 4 लोग लगेंगे जिसका मतलब है कि बाहर गाड़ी में एक चौथा आदमी भी मौजूद था। फॉरेंसिक टीम को अंदर कोई सबूत नहीं मिलता। बाहर उन लोगों की भीड़ जमा हो जाती है जिनका सोना और पैसा जमा था। विजय उन्हें भरोसा दिलाता है। इसी बीच सबू वहां आकर भीड़ को भड़काने की कोशिश करता है। डीवाईएसपी का फोन आने के बाद जब विजय गाड़ी में बैठने जाता है तो उसे भीड़ में एक संदिग्ध लड़का दिखता है जो पुलिस को देखकर भाग रहा था। थाने आकर विजय फाइनेंस कंपनी के मालिक साजी और मैनेजर से पूछताछ करता है। वो मनोज नाम के एक आदमी पर शक जताते हैं जिसने अपनी जमीन गिरवी रख कर लोन लिया था और पैसे चुकाने को लेकर ऑफिस में झगड़ा और धमकी दी थी। उनके जाने के बाद स्टाफ बताता है कि यह कंपनी 20 साल पुरानी है। अचानक स्कीम बदलने और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से इनके कई दुश्मन बन गए हैं। कई कस्टमर के घर जमीन बिक चुके हैं इसलिए कोई भी बदला ले सकता है। विजय को याद आता है कि रात को पुलिस पेट्रोलिंग टीम उधर होनी चाहिए थी पर बीबेश बताता है कि वो और आनंद दूसरी तरफ तालाब के पास ड्यूटी पर थे। दूसरी तरफ गांव वाले अफवाह उड़ा रहे हैं कि इंश्योरेंस का पैसा ऐंठने के लिए खुद मालिक ने यह नाटक रचा है। साजी के शक के आधार पर विजय अपनी टीम के साथ मनोज के घर आता है। मनोज घर पर नहीं है। उसकी पत्नी सिंधु बताती है कि वो पिछले महीने की 16 तारीख से घर से निकला है। उससे सिर्फ 1-2 बार बात हुई थी और अब उसका फोन बंद है। विजय उसका फोटो, फोन नंबर और CDR डिटेल निकालने का हुक्म देता है। विजय को शक होता है कि क्योंकि मनोज की उम्र 30 से 35 साल है और वो 16 तारीख से गायब है और जो लाश मिली वो भी 30 से 35 साल के आदमी की है और 1 हफ्ते पुराने है, तो उसे लगता है कि कहीं ये लाश मनोज की तो नहीं। वो सिंधु को लाश की पहचान करने के लिए बुलाता है और उसके घर पर नजर रखने को बोलता है। थाने आकर कृष्णन बताता है कि पिछले 2 साल में बाहर गए सभी स्थानीय लोगों से संपर्क हो चुका है, यानी लाश लोकल नहीं है। विजय उसे इलाके के होटलों और लॉज के गेस्ट रिकॉर्ड खंगालने के लिए बोलता है। तभी एक लड़की अपने मम्मी पापा के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराने आती है। उसने बताया कि कुछ दिन पहले वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ छुपकर मुन्नार के एक होटल में रुकी थी जहां उसके बॉयफ्रेंड ने जूस में नशीली दवा मिलाकर उसके कुछ अश्लील फोटोज और वीडियोस बना लिए थे। अब वो 5 लाख रुपए के लिए उसे ब्लैकमेल कर रहा है और ना देने पर उन्हें इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी दे रहा है। लड़की का परिवार बहुत गरीब है और लड़की ने खुद को खत्म करने की भी कोशिश की। मजबूर होकर वो पुलिस की मदद लेने आए हैं। पूरी बात जानकर विजय लेडी कांस्टेबल रीमा से बोलता है, तुम पुलिस की पहचान छुपाकर उस ब्लैकमेलर से बात करो और पैसों का सौदा कम से कम में करने की कोशिश करो। इसी बीच सत्यन बताता है कि लोन ना चुका पाने के कारण मधु नाम का एक आदमी ने खुद को खत्म कर लिया। उसके 2 बेटे हैं, सनीश और किरण। पिता की मौत के 3 दिन बाद से बड़ा बेटा सनीश 2 महीने से गायब है पर परिवार ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। छोटा बेटा किरण नशेड़ी है। विजय तुरंत मधु के घर जाता है। सनीश की माँ बताती है कि वो अपना फोन घर पर ही छोड़कर गया है और तब से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। वहीं छोटा बेटा किरण भी घर पर नहीं था। विजय उसकी
माँ से कहता है कि किरण के आते ही उसे थाने भेजें। बाहर निकलते समय विजय दीवार पर लगी तस्वीरों में सनीश को पहचान लेता है। ये वही लड़का था जिसे उसने डकैती वाले दिन भीड़ में संदिग्ध हालत में देखा था। विजय का शक गहरा जाता है कि सनीश अपने पिता की मौत का बदला ले रहा है। वो टीम को उसके घर पर नजर रखने का हुक्म देता है। घर लौटने पर पता चलता है कि गायब मनोज का फोन 18 तारीख को कोझिकोडे में चालू था, जहां से उसने अपनी पत्नी को कॉल किया था। मनोज की पत्नी ने लाश देखकर साफ कर दिया कि वो उसके पति की नहीं है। लेडी कांस्टेबल विद्या बताती है कि फाइनेंस कंपनी का मालिक साजी केस सुलझाने के लिए बहुत प्रेशर बना रहा है। विजय उसे पूछता है कि 125 सॉवरेन गोल्ड का वजन कितना होगा। विद्या बताती है कि एक सॉवरेन में 8 ग्राम सोना होता है, तो कुल वजन लगभग 1 किलो होगा। उसे कुछ खास इंतजाम करने को बोलता है। प्लान के मुताबिक पुलिस की टीम बिना वर्दी के उस ब्लैकमेलर लड़के से होटल के कमरे में मिलती है। वो कहते हैं कि लड़की का परिवार 1 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता। लड़का पहले 5 लाख पर अड़ा रहता है, पर बाद में 1 लाख रुपए में डील पक्की कर लेता है। जैसे ही वो पैसे लेकर अपने फोन से वीडियो डिलीट करने लगता है, विजय पुलिस टीम के साथ वहां छापा मार देता है। कमरे में पहले से छुपाया गया सीक्रेट कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर चुका था। सबूत हाथ लगते ही विजय उसे धमकी देता है कि अगर ये वीडियो कहीं और स्टोर मिला तो उसे 7 साल की जेल होगी। पुलिस उसका बयान रिकॉर्ड कर लेती है और वो लड़की बच जाती है। थाने पहुंचने पर विजय देखता है कि उसके मम्मी पापा उसे सरप्राइज देने आए हैं, क्योंकि उसके पिता उसे पुलिस की वर्दी में देखना चाहते थे। विजय उनसे बात करके उन्हें विदा करता है। दूसरी तरफ सब्बू अपने आदमियों के साथ फाइनेंस ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। विजय वहां पहुंचता है। सब्बू भीड़ को भड़काता है कि पुलिस साजी से रिश्वत लेकर जांच में देरी कर रही है। गुस्सा होकर विजय उसका कॉलर पकड़ लेता है और माहौल गर्मा जाता है। तभी एक कांस्टेबल आकर खबर देता है कि पास के डैम के पानी में एक और लाश मिली है। विजय टीम के साथ तुरंत स्पॉट पर पहुंचता है। लाश के गले में भारी पत्थर बांधकर उसे पानी में फेंका गया था, जिससे साफ था कि ये भी एक मर्डर है। पानी में रहने के कारण लाश पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और उसकी पहचान करना नामुमकिन था। एक के बाद एक हो रही इन वारदातों से विजय बेहद परेशान हो जाता है। उसी रात साजी अपने घर पर फोन पर बात कर रहा था, तभी उसे खिड़की से कोई संदिग्ध शख्स घूमता हुआ दिखता है, लेकिन उसके देखने से पहले ही वो गायब हो जाता है। अगले दिन डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताते हैं कि इस इंसान की हत्या भी बिल्कुल पिछले वाले तरीके से ही की गई है और दोनों की उम्र भी एक समान है, यानी दोनों मर्डर एक ही गैंग या इंसान ने किए हैं। विजय अंदाजा लगाता है कि भले ही पहली लाश मनोज की नहीं थी, पर यह दूसरी लाश उसकी हो सकती है। उसे शक होता है कि मनोज और सनीश दोनों मिलकर फाइनेंस कंपनी के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। विजय कांस्टेबल बालन से बोलता है कि वो उन सभी बाजारों और सोनारों पर नजर रखे जहां चोरी का सोना बेचा जा सकता है। विजय इस बारे में डीवाईएसपी से बात करता है। डीवाईएसपी बताते हैं कि ऊपर के अधिकारियों का दबाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि थाने में कोई सीनियर इंस्पेक्टर नहीं है और विजय के पास तजुर्बे की कमी है। थाने आकर विजय स्टाफ से कहता है कि अब से पूरे इलाके में 24 घंटे पेट्रोलिंग होगी। विजय को हताश देकर अनुभवी एएसआई कृष्णन उसे हिम्मत देता है। सर, पुलिस की नौकरी में ये सब आम है। सीनियर का दबाव और ऐसी घटनाएं आती रहेंगी। ज्यादा से ज्यादा हमारा ट्रांसफर होगा या सस्पेंशन, पर आपको अपना हौसला मजबूत रखना होगा। अगर आप कमजोर पड़ गए तो पूरी टीम का मनोबल टूट जाएगा। विजय खुद को संभालता है और पूरी टीम नए सिरे से उन सभी जगहों पर दोबारा जांच और 24 घंटे गश्त शुरू कर देती है जहां लाशें मिली थी। इसी बीच मधु का छोटा बेटा किरण थाने आता है, पर वो भी सनीश के बारे में कोई जानकारी होने से मना कर देता है। उसी रात पेट्रोलिंग के दौरान फॉरेस्ट एरिया से फोन आता है कि किसी नकाबपोश को जंगल में लाश ले जाते देखा गया है। विजय और उसकी टीम घने जंगल में 4 हिस्सों में बंटकर उसे ढूंढने लगती है। नकाबपोश शख्स एक लाश को दफना रहा होता है। विजय वहां पहुंचता है और देखता है कि उसका मर्डर अभी अभी हुआ है। उसकी जेब से सोने का चेन भी मिलती है। इससे पहले कि विजय कुछ समझ पाता, वो नकाबपोश विजय के सिर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। आवाज सुनकर जब कृष्णन वहां आता है तो आरोपी उस पर भी हमला कर देता है, लेकिन बाकी पुलिस वालों को आता देख वो वहां से भाग निकलता है। अगली सुबह होश आने पर विजय को पता चलता है कि इस बार मरने वाले की पहचान हो गई है। उसका नाम मणिकंदन था, जो तमिलनाडु का रहने वाला था और यहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर के तहत कंस्ट्रक्शन का काम करता था। पुलिस कॉन्ट्रैक्टर से मिलती है, जो बताता है कि उसने तमिलनाडु से 4 मजदूर मणिकंदन,
अनबू, अरुल और कुमार को काम पर रखा था। इनमें से एक बहुत पहले चला गया था और बाकी 3 गांव के त्योहार का बहाना बनाकर गए और वापस नहीं लौटे। तभी डॉक्टर का फोन आता है कि मर्डर का पैटर्न बिल्कुल सेम है, लेकिन यह हत्या कुछ ही घंटे पहले जंगल के पास ही की गई थी। विजय टीम के साथ उनके कमरे की तलाशी लेता है। वहां उन्हें उसी फाइनेंस कंपनी की एक गिरवी रसीद मिलती है जहां डकैती हुई थी। मैनेजर भी कंफर्म करता है कि लाश से मिली सोने की चेन चोरी के सामान जैसी ही है। थाने में रिकॉर्ड देखने पर पता चला कि इन चोरों में से अरुल का बाकी तीनों से झगड़ा हुआ था और ये मामला पहले थाने भी आया था। जांच में ये भी सामने आता है कि पहले मिली दोनों लाशें अनबू और अरुल की थी, यानी कि अब तक अनबू, अरुल और मणिकंदन की मौत हो चुकी है और सिर्फ कुमार गायब है। पुलिस को शक होता है कि इन सब ने मिलकर डकैती की और बाद में कुमार ने अकेले सारा माल हड़पने के लिए बाकी तीनों को मार दिया। लेकिन विजय सोचता है कि पहली लाश तो डकैती से पहले ही मिल गई थी। विद्या अंदाजा लगाती है कि शायद डकैती की प्लानिंग के वक्त अरुल पीछे हट गया होगा और पुलिस को बताने की धमकी दी होगी, इसलिए उन्होंने डकैती से पहले ही अरुल को मार दिया। सीसीटीवी और गार्ड के मुताबिक भी चोर 3 ही थे, जो इस थ्योरी से मैच करता है। अब सच जानने के लिए कुमार को ढूंढना जरूरी था, इसलिए हर जगह उसकी फोटो भेज दी जाती है। उसी रात फाइनेंस कंपनी का मालिक साजी अपनी प्रेमिका के घर से निकलकर कार में बैठने जाता है तो देखता है कि उसकी कार की चारों टायर पंक्चर हैं। तभी अचानक वही नकाबपोश शख्स साजी पर हमला कर देता है। साजी तुरंत पुलिस को फोन करता है और खुद को कार के अंदर लॉक कर लेता है। नकाबपोश जब कार का शीशा तोड़ने की कोशिश करता है तो साजी लगातार हॉर्न बजाता है, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो आरोपी वहां से भाग जाता है। विजय पुलिस बल के साथ वहां पहुंचता है। पता चलता है कि आरोपी रबर के बागान की तरफ भागा है और उसकी बाइक वहीं छूट गई है। घेराबंदी करके पुलिस उसे पकड़ लेती है और वो कोई और नहीं बल्कि सनीश निकलता है। पूछताछ में सनीश बताता है कि उसके पिता ने बिजनेस के लिए लोन लिया था, लेकिन घाटा होने पर फाइनेंस कंपनी ने उन पर भारी ब्याज थोप दिया, जिससे तंग आकर उसके पापा ने खुद को खत्म कर लिया। इसी का बदला लेने के लिए उसने मालिक साजी पर हमला किया था, लेकिन जब तमिल मजदूरों और मर्डरर्स के बारे में पूछा गया तो उसने साफ कह दिया कि उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। पुलिस को शक था कि सनीश ने ही उनसे डकैती करवाई और सबूत मिटाने के लिए उन्हें मार दिया, लेकिन सनीश बताता है कि वो पिछले 2 महीने से अपने दोस्त के घर पे था। जांच करने पर पड़ोसी और उसका दोस्त इस बात को कन्फर्म करते हैं कि वो डकैती वाली रात वहीं था। हालांकि विजय का शक उस पर से पूरी तरह नहीं हटता। अगले दिन विजय फाइनेंस कंपनी के मालिक साजी और मैनेजर को थाने बुलाता है। वो उन्हें कमरे में ले जाकर ठीक वैसे ही तिजोरी, 1 किलो नकली सोना और 50 लाख रुपए के कैश पैकेट दिखाता है और कहता है कि जैसा आपने बताया था हम सब ले आए, लेकिन ये सामान इस छोटी तिजोरी में समा नहीं रही। पकड़े जाने पर साजी और मैनेजर सच उगल देते हैं कि असल में सिर्फ 80 सॉवरेन सोना और 10 लाख रुपए चोरी हुए हैं, लेकिन इंश्योरेंस का बड़ा क्लेम लेने के लिए उन्होंने झूठ बोला था। पुलिस उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करती है। तभी साबू थाने आकर विजय का केस ना सुलझ पाने पर सस्पेंशन की धमकी देता है, तो विजय गुस्से में उसे थाने से बाहर निकाल देता है। तभी तमिलनाडु के थोगमलाई स्टेशन से पुलिस का फोन आता है कि इन चारों मजदूरों के खिलाफ वहां पहले से ही एक बैंक डकैती का केस दर्ज है। इससे विजय को साफ हो जाता है कि चोरी इन तमिल मजदूरों ने ही की थी, लेकिन कुमार अभी भी लापता है। उसी रात विजय को खबर मिलती है कि संदिग्ध मनोज चुपके से अपने घर लौट आया है। विजय तुरंत उसे पकड़ने के लिए उसके घर पर छापा मारता है, जहां मनोज कमरे में छुपा हुआ होता है और पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करता है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद मनोज बताता है कि उसने फाइनेंस कंपनी से बड़ा लोन लिया था। इंटरेस्ट बढ़ने पर उसका घर बिकने की नौबत आ गई, इसलिए उसने गुस्से में धमकियां दी थी, पर डकैती उसने नहीं की। मनोज ने यह भी खुलासा किया कि वो इस शिकायत को लेकर थाने आया था, लेकिन नशे में होने के कारण पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। इस बात पर गुस्सा होकर उसने थाने के बाहर खड़ी पुलिस जीप की हेडलाइट भी तोड़ दी थी और इसी डर से वो शहर से दूर पेरम्बर चला गया था ताकि अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर लोन चुका सके। विजय को शक होता है क्योंकि मनोज 16 तारीख की रात वापस आया था और पोस्टमार्टम के मुताबिक अरुल का मर्डर भी 16 तारीख की रात 9 से 10 बजे के बीच हुआ था। विजय को लगता है कि मनोज ने ही तमिल मजदूरों से डकैती करवाई, थाने में नाटक करके पेरम्बर भाग गया और बाद में सबूत मिटाने के लिए मर्डर किए। वो मनोज की कॉल डिटेल्स और गायब मजदूर कुमार के साथ उसके कनेक्शन की जांच के लिए उसे कस्टडी में ले लेता है। अगले दिन विजय जेकब से मिलता है। जेकब उसे समझाते हैं कि तमिल मजदूरों की डकैती और कुमार के सबको मारकर भागने की थ्योरी से केस आसानी से बंद हो सकता है, क्योंकि ऊपर से बहुत प्रेशर है। वो विजय को सिर्फ 1 हफ्ते का समय देते हैं क्योंकि अगले हफ्ते नया इंस्पेक्टर चार्ज ले लेगा।
परेशान विजय को उसकी माँ फोन पर हौसला देती है। अगले दिन कांस्टेबल बालन बताता है कि पास के इलाके में एक औरत सोनार की दुकान पर सोने की चेन बेचने आई थी। दुकानदार ने बताया कि वो औरत बाहरी लग रही थी और बिना मोल भाव किए कम दाम पर चेन बेचने को राजी भी हो गई। कैश न होने पर उस औरत को आज बुलाया गया है। औरत लाल रंग के कपड़े पहनी थी और पास के मेडिकल स्टोर से दवा भी खरीदी थी। विजय मेडिकल स्टोर से दवाओं की लिस्ट चेक करता है तो पता चलता है कि वो स्ट्रोक के मरीजों की दवा है। विजय को याद आता है कि कांस्टेबल आनंद की मां को स्ट्रोक आया था। इसके बाद सोनार का लड़का बताता है कि उस औरत के फोन पर एक तरह का रिंगटोन बजा था जो उसे याद है। विजय समझ जाता है कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि आनंद की पत्नी अंजना है। थाने आकर विजय जब आनंद को उसकी पत्नी और चोरी की चेन की फोटो दिखाकर सख्ती से पूछता है तो आनंद टूट जाता है। विजय को यह भी पता चलता है कि इस अपराध में बिबेश भी शामिल था। फाइनेंस कंपनी के बाहर से सीसीटीवी फुटेज में उस रात टूटी हेडलाइट वाली पुलिस जीप दिखाई दी थी, जबकि आनंद और बिबेश ने कहा था कि वो उस इलाके में थे ही नहीं। दोनों की मोबाइल लोकेशन भी वहीं की मिलती है। जैसे ही विजय डीवाईएसपी को फोन करने लगता है, कांस्टेबल सत्यान उसका फोन छीनकर तोड़ देता है। विजय को समझ आता है कि सत्यान भी मिला हुआ है। जब वो कृष्णन से फोन मांगता है तो कृष्णन मना कर देता है। असल में पूरे खेल का मास्टरमाइंड खुद कृष्णन था। कृष्णन पूरी सच्चाई बताता है। शुरुआत में वो लोग ड्रग्स के मामले में मजदूर अरुल को पकड़कर थाने लाए थे। पूछताछ के दौरान अरुल ने एक पुलिस वाले पर हाथ उठा दिया, जिससे गुस्से में आकर सबने उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। कस्टडी डेथ से अपनी नौकरी बचाने के लिए उन्होंने थाने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया। पूछताछ में पता चला कि ये चारों तमिल मजदूर पहले बैंक डकैती कर चुके हैं। इस मौके का फायदा उठाकर कृष्णन ने बाकी तीनों मजदूरों को ब्लैकमेल किया और उनसे फाइनेंस कंपनी में डकैती करवाई। उन्होंने अरुल की लाश को रबर के बगान में दफना दिया। डकैती के बाद कृष्णन उन्हें छोटा हिस्सा देकर भगाना चाहता था, लेकिन मजदूरों ने 50% हिस्से की मांग की और पुलिस को बेनकाब करने की धमकी भी दी। हाथापाई में मणिकंदन को छोड़कर बाकी 2 मजदूर मौके पर ही मारे गए। कृष्णन ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करके पूरी कहानी गढ़ी थी कि अरुल को उसके साथियों ने मारा और फिर कुमार बाकी सबको मारकर सारा माल लेकर भाग गया। असल में वो कुमार को पहले ही मार चुके थे और उसकी लाश को छुपा दिया था, जबकि एक लाश को उन्होंने डैम में फेंक दिया था। मणिकंदन उस वक्त जिंदा था, जिसे बाद में जंगल में मारा गया। विजय को भटकाने के लिए उन्होंने मणिकंदन के कमरे की तलाशी के दौरान खुद गिरवी की रसीद वहां रख दी थी, लेकिन आखिर में आनंद की वाइफ अंजना की वजह से विजय सब कुछ जान जाएगा, ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। पूरा सच सामने आने के बाद कृष्णन विजय से बोलता है जो भी हुआ उनकी गलती से हुआ, लेकिन अब खुद को बचाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए वो विजय से उसका साथ देने को बोलता है, पर विजय ईमानदारी का रास्ता चुनने और अपने सीनियर्स को सब बताने का फैसला करता है। जैसे ही वो फोन करने के लिए अपने डेस्क की तरफ बढ़ता है, लेडी कांस्टेबल विद्या उसे लात मारकर गिरा देती है। यानी विद्या भी इस पूरे काले धंधे और मर्डर में उनके साथ मिली हुई थी। कृष्णन और बाकी पुलिस वाले समझ जाते हैं कि विजय उनके साथ कभी समझौता नहीं करेगा और अगर वो जिंदा रहा तो उन सबका जेल जाना तय है। इसीलिए वो विजय को जान से मारने का प्लान बनाते हैं। वो तय करते हैं कि रात को विजय को मारकर सुबह सब फैला देंगे कि गायब मजदूर कुमार ने खुद को बचाने के लिए विजय का मर्डर कर दिया और भाग गया। इसके बाद वो सब मिलकर अकेले विजय को बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। इतने सारे लोगों के सामने विजय अकेला पड़ जाता है और खुद को बचा भी नहीं पा रहा था। लेकिन तभी जब कृष्णन एक नुकीले पेपर हुक से विजय पर जानलेवा हमला करता है तो विजय फुर्ती से उसे छीन लेता है। अपनी जान बचाने के लिए वो उस हुक से अंधाधुंध सबको काटना और घायल करना शुरू कर देता है। वो किसी के हाथ पर, किसी के पीठ पर तो किसी के सीने पर वार करके सबको लहूलुहान कर देता है और आखिर में मार्शल आर्ट्स जानने वाली विद्या को भी फाइट में हरा देता है। इसी बीच थाने के बाहर कांस्टेबल बालन और रीमा बैकअप पुलिस टीम और डीवाईएसपी के साथ पहुंच जाते हैं। असल में उन्हें पहले ही शक हो गया था और उन्होंने समय रहते डीवाईएसपी को इन्फॉर्म कर दिया। वो लोग थाने का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं और जख्मी विजय को बचाते हैं। विजय उन्हें पूरी हकीकत बताता है, जिसके बाद कृष्णन, आनंद, बिबेश, सत्यान और विद्या को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहाँ गांव वाले भी इकट्ठा होते हैं और पुलिस का यह खौफनाक चेहरा देखकर दंग रह जाते हैं। विजय को इस बात का गहरा सदमा लगता है कि जिन पुलिस वालों को उसने अपना परिवार माना, उन्होंने ही कानून के साथ गद्दारी की। इस पूरे स्टाफ में सिर्फ बालन और रीमा ही बेदाग और बेकसूर निकले, क्योंकि डकैती वाले दिन बालन छुट्टी पर था और रीमा भी ड्यूटी पर नहीं थी। किस्मत से वो दोनों इस पाप का हिस्सा बनने से बच गए।
एक नया और अकेला ऑफिसर होने के बावजूद विजय ने अपराधियों के सामने घुटने नहीं टेके, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई और इंसाफ को जीत दिलाई। इसी दमदार और हिलाकर रख देने वाली क्लाइमैक्स के साथ ये मलयालम फिल्म द्रिदम की कहानी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।